हेलो फ्रेंड्स। एक एग्जाम चल रही थी, एंट्रेंस एग्जाम, कोई नीट पीजी जैसी एग्जाम जिसमें 3.5 आवर्स तक एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। 300 एमसीक्यूज होते हैं। तो इन्विजिलेटर ने देखा कि एक बंदा है जो टॉस किए जा रहा है कॉइन को। तो इन्विजिलेटर उसके पास गया और उसको पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि सर मैं ऑप्शंस में टॉस करके सिलेक्ट कर रहा हूं और आंसरिंग कर रहा हूं। कोई बात नहीं, एग्जाम चलती गई आगे। फिर टुवर्ड द एंड ऑफ द एग्जाम इन्विजिलेटर ने देखा ये बंदा अभी भी टॉस कर रहा है। तो इन्विजिलेटर ने उसके पास जाके पूछा कि भाई क्या हुआ, मतलब तुम्हारा आंसरिंग खत्म नहीं हुआ क्या अब तक? तो ये बंदा बोला कि नहीं, आंसरिंग खत्म हो गया, अभी मैं आंसर्स को फिर से रीचेक कर रहा हूं टॉस करके। जो लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होते शायद उनको ये ऐसा ही करना पड़ता होगा कि टॉस कर करके ऑप्शन सिलेक्ट करे। और एमसीक्यू सॉल्विंग रियली इज एन आर्ट, पर्टिकुलरली जब प्रॉब्लम टाइप एमसीक्यूज आते हैं या केस बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, या इवन जनरली भी एमसीक्यूज का एक लेवल होता है इन एंट्रेंस एग्जाम्स में, और इसे सॉल्व करना और अच्छा रैंक लाना इज रियली एन आर्ट। तो आज का ये वीडियो हम एमसीक्यूज सॉल्विंग ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एंड देन लेटर ऑन इन द एग्जाम, हाउ टू मास्टर द आर्ट, इसके ऊपर ये आज का वीडियो है। और आप जैसे टॉपिक देख सकते हो कि इज इट योर अचिलीज हील। अचिलीज हील पता है ना आपको? अचिलीज हील मतलब एक तरह का वीकनेस, एनाट में पढ़ा होगा आपने। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। एक तो एमसीक्यूज को आप कैसे सॉल्व करें ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, मतलब नॉर्मल टाइम। तो मैंने उसको कहा है मैरी टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको पता है ना, एक होता है वॉर का टाइम, वॉर पीरियड, और फिर वॉर के बाद जब वॉर नहीं चल रही होती तो उसको पीस टाइम या मैरी टाइम कहते हैं। तो प्रैक्टिस टाइम जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, और एमसीक्यू सॉल्विंग ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम, ये दोनों जो एंगल्स है उसको मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। पहले देखते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी है कई बार कि सर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक खरीदना चाहिए। फर्स्ट ईयर के लिए भी पूछते हैं और बाद में भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पूछते हैं कौन सा बुक लेना सही होगा। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है, यू वोंट बिलीव। एक बार एक स्टूडेंट को देखा मैंने कि वो एमसीक्यूज सॉल्व कर ऐसे देखता था, फिर आंसर देखता था, फिर एमसीक्यू देखता, फिर आंसर देखता, फिर ऐसे कुछ तो करता मन में। मैंने पूछा क्या कर रहे हो भाई? वो कह रहा था कि मैं एमसीक्यूज बाय हार्ट कर रहा हूं, एमसीक्यूज बाय हार्ट कर रहा हूं। कम ऑन। तो ये तो बहुत ही मतलब अजीब सा तरीका है। एमसीक्यूज बाय हार्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें 3 रॉन्ग आंसर ऑप्शंस होते हैं, एक्सेट्रा। तो खैर उसे साइड में रखते हैं। बुक्स कौन सी खरीदनी चाहिए? एमसीक्यू के लिए आप कोई भी एक बुक सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। इन द सेंस मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज में, मोस्ट ऑफ द बुक्स में एमसीक्यूज जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट 10 इयर्स में एग्जाम में आए एमसीक्यूज का बुक बनाया जाता है, और इसलिए कोई भी बुक उठा लो उसमें एमसीक्यूज जो है वो मोर और लेस सेम ही रहते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए कहो चाहे पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहो, तो कोई भी एक बुक ले लो, इट विल ऑलमोस्ट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। पीवाईक्यूज ही होते हैं उसमें। हाँ, लेकिन एक बात है कि एमसीक्यू बुक या ऐप, अगर आप ऐप में से एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी आंसर्स इज वर्थलेस। आपने कई बुक्स देखे होंगे जिसमें एमसीक्यूज है और आंसर्स भी है दिए हुए पीछे, लेकिन एक्सप्लेनेशंस नहीं है। ऐसा बुक किसी काम का नहीं है। इसकी वजह बताता हूं आपको। चलो भाई, आपको राइट आंसर मालूम पड़ गया, आज आपको याद रखोगे, 2-4 दिन के बाद भूल जाओगे, क्योंकि एमसीक्यू में एक करेक्ट ऑप्शन और 3 रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें आपको कितने दिन तक आप याद रख सकोगे करेक्ट ऑप्शन? और इसलिए एक्सप्लेनेटरी आंसर्स दिए हैं कि नहीं बराबर, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाइल यू सिलेक्ट एनी बुक फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग। वैसे मेरा अपना ऐप भी है, आपको पता ही है, फिजियो वर्कआउट नाम का ऐप है। उसमें मैं डेली एमसीक्यूज डालता हूं विथ एक्सप्लेनेटरी आंसर्स, और बहुत सारे फीचर्स है, आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, फ्री फॉर यूज है।
तो ऐप जिसमें काफी सारे लिमिटलेस एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे, ऐसा कोई भी ऐप आप सिलेक्ट कर सकते हो। बुक का क्या है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज आर लिमिटेड। एनीवेज, लेकिन अब देखते हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप। सी, सबसे पहले तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एक अलग से स्केड्यूलिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, संडे मॉर्निंग 10 to 11 इज केप्ट असाइड फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग। ऐसा कोई एक टाइम आप स्केड्यूल करके एमसीक्यू सॉल्व करो। वीक में 1 या 2 बार हो सकता है, डेली भी हो सकता है। आफ्टर यू फिनिश ए सर्टेन टॉपिक, उसके ऊपर के एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, बट स्केड्यूल कर लो टाइम को। सो स्केड्यूल इट। उसके बाद वीक का टॉपिक जो होगा, उस वीक में 1, 2, 3 जितने भी टॉपिक्स खत्म किए हैं पढ़ा के, या आपने पढ़ के खत्म किए हैं, वो टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अब कितने एमसीक्यूज कर लोगे? 10 एमसीक्यूज। हर सिटिंग में एटलीस्ट 10 एमसीक्यूज तो सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करो मतलब आपने टॉपिक पढ़ा, अब बुक साइड में रखो, अब आप एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो, आंसर देखो, एक्सप्लेनेटरी आंसर देखो, और ये जानने की कोशिश करो कि कहां आपकी गलती हुई। ये जाने बगैर उस एमसीक्यू सॉल्विंग का फायदा नहीं। इट वोंट टेक यू मच लॉन्ग, यू नो। उस वक्त आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे। कहां आपकी मिस्टेक हुई है, ये एनालिसिस आपको करना जरूरी है। तो ये एक पार्ट आपको रेगुलरली करना है। सो कैसे करोगे? वंस यू रीड अ क्वेश्चन, आप एक एमसीक्यू सॉल्व करने को बैठे हो, आप 10 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हो, तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन को स्टेम कहते हैं, सो रीड द स्टेम प्रॉपरली। उसके बाद तुरंत पहले एक काम करो, ट्राई टू फिगर आउट कि ये एमसीक्यू किस सिस्टम से है। ये आप सॉल्व करते वक्त तो आपको पता ही होता है क्योंकि आपने खुद ही सिलेक्ट किया है, लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू सारे मिक्स्ड अप आते हैं ना, तो उस वक्त की बात कह रहा हूं कि भाई आपको ये देखना है कि कौन से सिस्टम से एमसीक्यू है, फिर ये सिस्टम आपने कहां से पढ़ी है, वो टॉपिक और वो पेज तक पहुंचने की कोशिश करो। इससे क्या होता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कंसोलिडेट कर लिए, सॉलिडिफाई कर लिए दिमाग में, और एमसीक्यू उसके नजदीक जाने वाला है, तो आपको दैट कॉन्सेप्ट बिकम्स योर स्टार्टिंग पॉइंट टू सॉल्व द एमसीक्यू। और इसलिए ये एक अच्छा तरीका है एमसीक्यू को सॉल्व करने का कि कहां से आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ी है, उस पेज तक माइंड से जाने की कोशिश करो। रीड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अगेन। तो आपने एक एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, उसका मतलब करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, ये सब देख लिया, एक्सप्लेनेटरी आंसर भी देख लिया। आपको एक बात बताऊं मैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में न्यू एमसीक्यूज तो आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज, एटलीस्ट 30-40% एमसीक्यूज आर आस्क्ड फ्रॉम द एक्सप्लेनेटरी आंसर्स ऑफ द प्रीवियस एग्जाम एमसीक्यूज। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है ओवर द इयर्स कि एक्सप्लेनेटरी आंसर्स, देखो किसी को बोला गया कि आप एमसीक्यू बैंक क्रिएट कर दो या एग्जाम के लिए एमसीक्यू कंट्रीब्यूट करो, तो वो एक्सप्लेनेटरी आंसर्स देखेगा और उसके ऊपर बेस्ड नया एमसीक्यू बनाएगा। ये अक्सर देखा गया, इसलिए एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेटरी आंसर जहां पे दिया है वो ठीक से पढ़ लो, और उसके बाद फिर दोबारा बुक में से भी, टेक्स्ट बुक में से जहां से आपने वो टॉपिक पढ़ा है, वहां से भी आप एक्सप्लेनेशन दोबारा से करके उस कॉन्सेप्ट को और उस एमसीक्यू को और उस टाइप के एमसीक्यू को कंप्लीटली क्रिस्टलाइज कर लो दिमाग में। इस तरीके से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो रूटीनली, डेली बेसिस पे हो सकता है, या जब भी आप टॉपिक खत्म करो तब हो सकता है, या आपने टाइम टेबल बनाया वीक के एंड में तब हो सकता है। एमसीक्यूज कई तरीके के होते हैं, आपको पता है। फैक्ट बेस्ड वन लाइनर्स, यानी एंजियोटेंसिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड बाय, और फिर 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको एक सिलेक्ट करना होता है। या फिर केस बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड, या ग्राफ बेस्ड, इमेज बेस्ड एमसीक्यूज। मैंने अक्सर देखा है कि जब एमसीक्यू 3-4 लाइन के ऊपर होता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको देख के ही गिव अप कर देते हैं। एक लंबा चौड़ा एमसीक्यू है, 4-5 लाइंस दिए हुए हैं और आखिर में कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो स्टूडेंट्स पहले ही हार मान लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो होएगा नहीं अपने से,
लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि भले 4-5 लाइन दी हो, लेकिन उसमें से पहले 1-2 लाइंस ना कई बार ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं होते क्वेश्चन के लिए। आखिरी 2-3 लाइन में कुछ एक कैच फ्रेज होती है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में खास करके केस बेस्ड एमसीक्यू, प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यू, ग्राफ रिलेटेड एमसीक्यू, इसमें आप ऐसी कोई कीवर्ड या कोई कैच फ्रेज है तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। ओके, कोई अनीमिया का केस दिया होगा और लैब इन्वेस्टिगेशन में मैक्रोसाइट है, या आरबीसी का वॉल्यूम दिया होगा कोई 95 से ज्यादा, 100 क्यूबिक माइक्रोन ऐसा कुछ दिया होगा, इट बिकम्स ए कैच फ्रेज या कीवर्ड। तो आपको समझ में आ गया कि शायद ये हो सकता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो, और फिर उसके हिसाब से आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो लंबे लंबे एमसीक्यूज जब आते हैं ना, स्टेम जब बहुत बड़ा होता है, ऑलवेज लुक फॉर सच कीवर्ड्स इन दैट, और वो कीवर्ड्स जनरली स्पीकिंग आखिरी 2-1 लाइन में आते हैं उस एमसीक्यू के। ये एक आर्ट है, और ये आप धीरे धीरे मतलब सॉल्व करते करते ये आपको आ जाती है आर्ट। तो अभी आप जब सॉल्व करने को बैठोगे और केस, प्रॉब्लम, इमेज बेस ऐसा कुछ आएगा, तो आप कोशिश करो कि क्या हो सकता है, और फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ो तुरंत कि अच्छा एक्सप्लेनेशन भी जो मैं सोच रहा था अलोंग द सेम लाइन एक्सप्लेनेशन भी है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आप लर्न कर रहे हो ऐसी कैच फ्रेज को कैच करने के लिए। ओके, अब देखते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग ड्यूरिंग द एग्जाम। देखो, प्रॉफ एग्जाम में तो चलो 20 एमसीक्यूज, 20 मार्क्स ऐसा कुछ होता है, बहुत एक कम फ्रैक्शन होता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम पूरी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है, 3-3.5 आवर्स की, 300 एमसीक्यूज या 200 एमसीक्यूज वगैरह। तो इसमें आप कैसे एग्जाम में एमसीक्यूज को अप्रोच करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहां पे दे रहा हूं। सबसे पहली टिप जो है वो बिफोर द एग्जाम, मतलब आप एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो, दैट पीरियड बिफोर द एग्जाम, 15-20 दिन पहले एग्जाम के, ओके, एग्जाम के अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम एमसीक्यू सॉल्विंग कम कर दो। चाहे वो प्रॉफ एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम भी क्यों ना हो, जो कि पूरी एमसीक्यू बेस्ड है। लाइट सॉल्विंग रखो एमसीक्यूज का, थोड़े थोड़े एमसीक्यूज देखो यहां वहां, फाइन। एक ग्रूव में रहने के लिए उतना एमसीक्यू सॉल्विंग लगेगा उतना करो, लेकिन हैवी एमसीक्यू सॉल्विंग मत करो। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे टीचर्स जो है ना वो उल्टा बताते हैं, वो कहते हैं कि अरे एग्जाम आ रही है, अभी 1 महीना बचा है ना, तो अभी फटाफट सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। एक नया चलन भी चला है पिछले कुछ सालों में, जीटीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जीटीज देते हैं, ग्रैंड टेस्ट, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके ग्रैंड टेस्ट देते हैं, और अपना रैंक इंप्रूव हो रहा है कि नहीं वो देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, अवॉइड इट। एक आध ग्रैंड टेस्ट दिया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अवॉइड दिस टेंडेंसी। पता है क्यों? ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि आंसर्स आते थे एग्जाम में, पक्के आंसर्स पता थे, वो एमसीक्यू पहले भी देखा था हमने, लेकिन गलत मार्क करके आए। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने ये एमसीक्यू पहले सॉल्व किया था एग्जाम के पहले, और उसमें उन्होंने उसका रॉन्ग ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट करके दिमाग में बैठ गया, उनके रॉन्ग ऑप्शन को करेक्ट मान के दिमाग में वो बैठ गया, और एग्जाम में वो मार्क करके आए। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि एमसीक्यू पहले आ चुका है, उसमें कुछ एक ऑप्शंस थे तो उनका ऑर्डर चेंज कर दिया कह लो ऑप्शंस का, या फिर कुछ नए ऑप्शंस डाले, और इसलिए कंफ्यूजन होता है और गलत आंसर दिया जाता है। इसलिए आपके दिमाग में रॉन्ग ऑप्शंस फिट ना बैठे, इसलिए ये मेरी आपको एक सिंसियर सलाह है कि एग्जाम के एक 15-20 दिन पहले, खास करके एंट्रेंस एग्जाम अगर है तो 15-20 दिन पहले से एमसीक्यू सॉल्विंग को लाइट रखो, एकदम लाइट एमसीक्यू सॉल्विंग। बहुत रोज ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो, रोज हजारों एमसीक्यू सॉल्व, ऐसा मत करो, दैट इज डेट्रीमेंटल। ये एक एडवाइस है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट आई हैव। दूसरी बात, अब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ड्यूरिंग द एग्जाम, तो रीड द स्टेम फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन, और उसके बाद डू नॉट लुक एट द ऑप्शंस इमीडिएटली। तुरंत ऑप्शंस को देखना स्टार्ट मत करो। वैसे तो ऑप्शंस नीचे ही होते हैं, दिख जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन माय पॉइंट इज पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, और
वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके आंसर खुद ही सोचने की कोशिश करो। अगर आपको आंसर आ रहा है तुरंत, तो तुरंत उसको आप फिर ऑप्शंस देखो, उसमें अगर वो आंसर है तो डेफिनेटली इट्स द करेक्ट आंसर, और इसलिए फिर आप उसको मार्क कर सकते हो। ये एक अच्छा तरीका है 100% श्योर होने का, और इसलिए ये आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस भी कर सकते हो। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द एमसीक्यूज, तो प्रैक्टिस टाइम में एमसीक्यू क्वेश्चन देखो, उसके बाद तुरंत ऑप्शंस मत देखो, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है इसका। अगर कोई आंसर लगता है आपको, क्लिक होता है कुछ आंसर और फिर ऑप्शंस में वो है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो करेक्ट आंसर होता ही है। ये एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिस का, और ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। सो आई एम सेइंग कि बैक योर इंस्टिंक्ट्स। एक तो बैक योर नॉलेज, विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस आप आंसर दे पा रहे हो, तो बैकिंग योर नॉलेज। बैक योर इंस्टिंक्ट्स ऑल्सो। मैंने कई बार देखा है ये, और अच्छों के साथ होते हुए देखा है। एक एमसीक्यू आता है और देखते ही समझ में आता है कि बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है। अब कोई होशियार बच्चा, या मैं कह लूं ज्यादा होशियार बच्चा, वो ये सोचने लगता है कि अरे हाउ कैन द एमसीक्यू बी सो सिंपल। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें ट्विस्ट है, कुछ तो इसमें गूगली है। और जो नहीं है वो गूगली ढूंढने लगता है कि क्या होगा इसमें, इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, कुछ तो इसमें गड़बड़ है भाई। और कुछ तो एक्स्ट्रा सोचने के चक्कर में वो आंसर से डेविएट होने लगते हैं। नहीं, बहुत बार एमसीक्यूज आंसर सिंपल हो सकते हैं। कई बार तो लोग अपनी होशियारी पे भरोसा नहीं करते, उल्टा भी होता है कि भाई हाउ कैन द एमसीक्यू बी सो सिंपल, इवन आई एम एबल टू आंसर इट, इवन आई एम एबल टू सॉल्व इट। तो नहीं, अपने नॉलेज को बैक करो, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो कि भाई कुछ ट्विस्ट है, मैं ढूंढूंगा, ये होगा, ऐसा होगा। अरे ऐसे मत करो। एमसीक्यूज 90% ऑफ द टाइम्स एमसीक्यूज आर वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एमसीक्यूज। तो आप अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से आंसर दे दो, ज्यादा ट्विस्ट ढूंढने की कोशिश मत किया करो। केस बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं या प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, वहां पे आपको सर्च फॉर द कैच फ्रेज, मैंने पहले ही कहा कि देखो, एक होता है फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू, जहां पे आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, नॉलेज आपको है, बस आपको आंसर करना है। और एक ऐसे टाइप के एमसीक्यू होते हैं जहां पे आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ता है, और ये अचानक डेवलप नहीं होता। तो इसका मतलब आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैरी टाइम सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यू कर रहे हो, तब उस वक्त ही आपको ऐसे एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने चाहिए कि आप कैसे एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर सकते हो, एंड यू कैन रीच द डायग्नोसिस, या जो भी एमसीक्यू पूछा गया है। So always look for the catch phrase, and as I said, 4-5 लाइन का एमसीक्यू तो जनरली आखिरी 2 लाइंस में ये कीवर्ड या कैच फ्रेज रहती है। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का कुछ इक्वेशन बेस्ड एमसीक्यू है, तो एक पॉइंट मैंने अक्सर नोट किया है कि स्टूडेंट्स को आता था, इक्वेशन कौन सा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो भी पता था, और फिर भी आंसर गलत आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिट्स भी केयरफुली चेक नहीं किए। कहीं पे mm ऑफ Hg और cm ऑफ वाटर दिया हुआ है और आपने बराबर कन्वर्शन नहीं किया, आंसर रॉन्ग आ गया। ml, लीटर कन्वर्ट ही नहीं किया, आंसर रॉन्ग आ गया। तो यूनिट्स को सबसे पहले, जब भी आपको नंबर्स एंड यूनिट्स दिखते हैं, तो यूनिट्स को पहले केयरफुली देख के ही आगे बढ़ो। ये एक अपना प्रैक्टिस बना लो। ऑलराइट। और अगर निगेटिव मार्किंग है किसी एग्जाम में, तब मेरा एडवाइस यही रहेगा कि leave the MCQ if you are not sure. Negative marking is a big let down for the students. यानी अच्छा स्कोर और अच्छे आंसर्स दिए, ऑलरेडी करेक्ट आंसर्स, लेकिन निगेटिव मार्किंग ने उनका स्कोर और नीचे, बहुत नीचे लाया। ऐसा अक्सर होता है। तो आप 50% के ऊपर श्योर हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और ये आंसर है, तो आप दे सकते हो। देखो, कुछ आंसर्स तो गलत आएंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो और बस सॉल्व करने के लिए 300 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, मुझे ऐसा टारगेट रख के कर रहे हो, तो फिर उसमें कोई तुक नहीं है और उसमें आपका नुकसान होने के ही चांसेस है। आजकल बहुत सारे एग्जाम से नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई, लेकिन जहां पर भी है वहां पर ये एक आपका मंत्रा होना चाहिए कि अगर श्योर हूं तो ही जाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ।
ऑलराइट, तो ये कुछ टिप्स थी फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग, और ऐसे बहुत सारे टिप्स आने वाले दिनों में मैं एग्जाम के बारे में या पढ़ाई के बारे में दूंगा। तो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।